हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मुझे पता है कि सर अब कुछ ही घंटे बचे हैं हम लोग के एग्जाम्स में, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना है। मगर कुछ टिप्स हैं जिसको मैं गोल्डन टिप्स बोल सकता हूँ आपके लिए, कि देना ज़रूरी है सो दैट आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो JIGL का है वो बहुत अच्छे से हो जाए। बट बिफोर बिफोर दैट मैं बस एक ही चीज़ आप लोगों से बोलूँगा। देखो भाई, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, डरना एकदम नहीं है, एकदम कूल रहना है, काम रहना है और अपने आप पे भरोसा करना। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, एंड हैव फेथ ऑन गॉड। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से एग्जाम निकलेगा, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम सेंटर में जाना है। बस थोड़े से मैं टिप्स आपको देने आया हूँ, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। और इन टिप्स को बस आप जब आप पेपर आपके हाथ में आएगा, क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, उन टिप्स को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। और उन 3 घंटे में भी इस टिप्स को आपको दिमाग में रखना है कि सर ने क्या क्या बताया था। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इस बार से 15 मिनट मिलने वाले हैं। 15 मिनट फॉर रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे रीड आउट करना है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, फर्स्ट पेपर जो आपका JIGL का है उसकी मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। सुनिए, अब ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों बच्चे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ज्यादा पैटर्न में कुछ चेंज नहीं है। ओल्ड वाले तो पैटर्न अपने जानते ही हैं, न्यू वाले में भी कुछ ऐसा पैटर्न में चेंज नहीं है। बस ये हो गया है कि 20 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन आपका है वो केस स्टडी बेस पे बताया है इंस्टीट्यूट ने, कि केस स्टडी बेस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्लियर है। और उसके अलावा जो बाकी आपके 5 क्वेश्चंस और बचेंगे 80 मार्क्स के, विच विल डिवाइडेड इनटू 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस और उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। 16-16 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा आपका, कैसे करना है वो बाकी पूरा सेम है जैसे ओल्ड सिलेबस का है। तो ध्यान से सुनो, अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर आ गया है। आप लोगों को क्या करना, अपनी पेंसिल उठा लेनी है पहले, ठीक है। पेंसिल अपने हाथ में रख लेना और क्वेश्चंस को रीड करते जाना है, ठीक है। मगर मैं पहले आपको ये बोलूंगा, जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और 2A होता है जिसमें ऑप्शन, और एक जो होता है क्वेश्चन नंबर 6 और 6 से वाला ऑप्शन जो होता है, सबसे पहले आप उस पे आ जाना और उस पे ये देख लेना कि आपको 2 या 2A में से या 6 में से बेस्ट कौन सा आता है। ठीक है, जो आपको आता है उसको पहले आप टिक कर लेना और दूसरे वाले को क्रॉस करके हटा देना, कि क्रॉस करने की जरूरत नहीं बड़ा बड़ा, ठीक है। आप बस अपना हल्का सा टिक लगा देना कि हाँ ये वाला मुझे करना है। क्लियर है। अब आपके मन में क्लैरिटी आ गई कि भाई कौन से 6 क्वेश्चंस हमको टोटल करने हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 से रीड आउट करना शुरू करना है पेपर को, और देखते जाना है, एनालिसिस ये करना है कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कंप्लीट क्वेश्चन, ये नहीं क्वेश्चन का पार्ट A पार्ट B पार्ट C, ऐसा नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन कौन सा आपको अच्छे से आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, जैसे एक क्वेश्चन पेपर एक मेरे सामने, ठीक है, जैसे ओल्ड सिलेबस में आता था। अभी क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे गया, और 2 और 2A तो मैंने पहले ही पढ़ चुका था, देख लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं ये करूंगा, ये वाला करूंगा। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि आई विल डू दिस वन। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। उसके बाद में गया, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लिया पूरा मैंने, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने एक बार रीड आउट कर लिया, ठीक है, समझ आ गया कि हाँ भाई पढ़ा हुआ है मेरा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार जल्दी जल्दी देख लिया। उसके बाद आपको फटाफट क्या करना है, और ये देखना है कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर जो मेरा 5 है ये मेरा सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से वाला क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आते हैं। आपको यहाँ पे 5 के बगल में हल्का सा नंबर कर देना है 1। दैट्स इट। उसके बाद आपने देखा कि हाँ भाई जो क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है ये मुझे इसके बाद सबसे बेस्ट ये आता है, आपको कर देना क्वेश्चन नंबर इसको 2, अपनी नंबरिंग, आपकी खुद की नंबरिंग है ये। ठीक है, उसके बाद आपको लगा हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद मेरा सबसे अच्छा है, आपको कर देना है 3। समझ आ रहा है। इसके बाद आपको लगता है नहीं भाई अब मेरा क्वेश्चन नंबर 6 सबसे बेस्ट है, क्योंकि 6 से तो मुझे करना ही नहीं है, ठीक है, 6 अच्छा है, आपने कर दिया 4। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए, आपको लगा हाँ 1 मेरा बहुत बढ़िया, इसके बाद हो सकता है, इस बार मैं 1 को कर सकता हूँ 5, और बचा आपका कौन सा, ये 6। ये आपकी खुद की नंबरिंग है। समझ आ रहा है। क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग अलग है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, आपकी खुद की नंबरिंग क्या है, ये इसके पीछे कारण ये है कि आप जब क्वेश्चन के आंसर्स को स्टार्ट करो, ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस के आंसर से ही एग्जामिनर को जो चेक करेगा पेपर आपका, ये समझ आ जाए कि बच्चे को आंसर बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप सबसे पहले बेटा वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत 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 अच्छे से आता हो, माइंड में रख लेना।
ठीक है, इसके अलावा आप ऐप से कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे। जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, चारों पार्ट या 2 पार्ट एज पर दी मार्क्स, जो आपको क्वेश्चन सबसे बेस्ट आते होंगे बेटा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपनी पेंसिल से। वो 15 मिनट को यूटिलाइज करके प्रॉपर तरीके से मार्किंग एंड ऑल कर लेना, ठीक है। और रही बात न्यू सिलेबस वाले बच्चों की, आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी रीड करना है। बट आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, तो ऐसा नहीं 15 मिनट उसी में लगा दो। ऐसा नहीं करना है कि 15 मिनट आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, मल्टीपल चॉइस में हाँ सोचने लग गए कि हाँ इसका आंसर ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं करना है। बस आपको गो थ्रू करना है उसको, ठीक है, गो थ्रू करना। उसके बाद तो फिर आपके नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव है, आपको भी उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। समझ आ रहा है? मैं तो न्यू सिलेबस वालों से ये चाहूंगा, अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको पहले ही कर देना, मैं चाहूंगा ये। मगर आपको लगता नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में सर कोई स्टडी ऐसी आ गई जो टॉपिक थोड़ा मेरा हिला हुआ है, ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दूसरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर देना। तभी मैं बोल रहा हूँ नंबरिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। सीरियल ऑर्डर जो इंस्टीट्यूट का उसके हिसाब से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपकी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उनके चारों के चारों पार्ट या 2 पार्ट एज द केस में भी आपको सब अच्छे से आते हो। क्लियर है? तो नंबरिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी उन 15 मिनट के अंदर, ठीक है। ये बात रही 15 मिनट के। अब 15 मिनट हो गए ओवर, क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में है, आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। अब उसके बाद सबसे जरूरी चीज आपकी प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड बेटा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आपने एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या मैंने बोला आपको, पहला पॉइंट क्या बोला आपको, प्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए सर। पहला पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप बढ़िया करेंगे। दूसरी बात, कोई कटिंग एंड ऑल नहीं करेंगे, कोई कटिंग एंड ऑल नहीं कटेंगे, ठीक है। नो कटिंग्स एंड स्क्रैबिंग्स, ठीक है। कोई कटिंग्स एंड ऑल नहीं होनी चाहिए। अगर टाइम बचे या तो साथ साथ में अगर कर पाओ हाईलाइट करिए, ठीक है। हाईलाइट करिए किसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्या करिए, हाईलाइट करते जाइए साथ साथ। हाईलाइट का मतलब कलर नहीं करना है वहां पे, ठीक है, जस्ट एक अंडरलाइन कर सकते हो। क्लियर है? हाईलाइट उसको साथ साथ में करिए। और हो सके, अगर हो सके तो बेटा आंसर्स को, अगर हो सके तो मैं ये चाहूंगा, जिससे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, हो सके तो आंसर्स को पॉइंट वाइज में लिखिए, आंसर्स को पॉइंट वाइज में लिखिए, सो दैट एग्जामिनर देखता जाए, एक एक पॉइंट देखता जाए और आपको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग दे दे। क्लियर है? पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करना। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपके डिफरेंस वाले आते हैं, डिफरेंस वाले, तो हो सके तो उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में बीच से लाइन ड्रॉ करके लिखना अगर हो पाए तो, ठीक है। और इनकेस आपको लगता है नहीं सर पॉइंट्स हमारे नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल वे में आप लिख सकते हो। क्लियर है? छोड़ना नहीं है, ठीक है, लिख सकते हो, मगर वर्टिकल पॉइंट्स में लिखो तो बेस्ट रहेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करना। ये नहीं 4 मार्क्स का सर हम 4 ही पॉइंट लिखेंगे। अगर बड़े बड़े पॉइंट है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो उसको आप 5 पॉइंट, या अगर आपको 6 आता है तो 6 भी लिख देना, बट टाइम को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? आता है समझ? बताइए आता है? चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, अगर सर केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड अगर क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैंने बहुत से बच्चों के आंसर शीट्स देखी है। आपको बता रहा हूँ बहुत से बच्चों ने इसमें गड़बड़ करा हुआ है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे क्या मांग रहा है कि भाई साहब अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो एक उसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है बेटा, आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज, प्रॉपर फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं है फॉर्मेट के अंदर। पहला स्टेप है, 3 स्टेप है बस। स्टेप नंबर 1 आपको रिलेटेड प्रोविजन के बारे में लिखना है। जब आपके सामने केस स्टडी आ गई है, आपको समझ आ गया कि ये तो भाई सेक्शन नंबर 6 या सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड है, तो मतलब आपको पहले वो रिलेटेड प्रोविजन, वो सेक्शन 6 या 7 या 8 आपको एक्सप्लेन करना है। समझ आ रहा है? तो पहले स्टेप नंबर 1 आपका क्या है सर, आपको जो रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है, जो रिलेटेड प्रोविजन है, जो रिलेटेड सेक्शन है उससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड आपको वो एक्सप्लेन करना है। पहले तो आप प्रोविजन के बारे में लिखेंगे। क्लियर है? स्टेप नंबर 2 जो आपका होता है बेटा, जो केस स्टडी दी हुई है ना, वहां पे जो फैक्ट्स गिवन है, मिस्टर ए ने ये बोला, मिस्टर बी ने ये करा, मिस्टर सी ने ये करा, जो फैक्ट्स गिवन है पूरे आपको लिखना है, वो तो आपको लिखना है फैक्ट्स गिवन इन द
केस, जो फैक्ट्स हैं आपको वो लिखना है। और स्टेप नंबर 3 जो होता है, ये लास्ट स्टेप आपको एकदम आखिरी में लिखना है। आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोविजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, आपको क्या करना है, कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो बेटा आपको बता दूं, जब भी आपके सामने केस स्टडी का क्वेश्चन आए, आप अपने आप को मान लो यू आर द जज ऑफ अ कोर्ट, आप कोर्ट के एक जज हो। ठीक है, आपके सामने केस आया है, अब आपको जब केस आएगा तो आप क्या करोगे, हाँ देखोगे भाई इस पे कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, आप फैक्ट्स चेक करोगे, उसके बाद ही अपनी जजमेंट दोगे ना बेटा। हाँ, वो जो जजमेंट है वही आपका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन तो आखिरी में आता है ना, कि पहले से कंक्लूजन कर दोगे, यस मिस्टर ए कैन डू दिस और दैट, शुरू में नहीं करना होता। ठीक है, क्लियर है। तो केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए आपको ये चीज करनी है, समझ आ रहा है। ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, आपको ध्यान में रखना पूरा पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा टाइम मैनेजमेंट, वो है टाइम मैनेजमेंट। वैसे तो दीपक सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है पूरा टाइम के बारे में, पूरा उन्होंने बता दिया कि 180 मिनट है, 100 मिनट, 100 मार्क्स का पेपर है, हर एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इंटू 4 कर दो 7.2 मिनट्स एंड ऑल। ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया है, वही यहाँ पे भी अप्लाई होना है, वही यहाँ पे अप्लाई होना है। क्लियर है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, समझ आ रही है। बस एक चीज आप देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप पास हो जाओगे। एक चीज बता रहा हूं, क्या, अगर आपने 100 मार्क्स का पूरा पेपर अपीयर कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं 90% आपके चांस हो जाएंगे कि आप पास हैं। 90% आपके चांस हो जाते हैं कि आप पास हो। ये बेटा मैं खुद का अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब जब मेरा 100 मार्क्स का पेपर नहीं हुआ, तब तब मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है, मुझे ये पता है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है, दिखा है मेरे को। और जब जब मैंने 100 मार्क्स का पूरा पेपर अपीयर कर दिया है, मैं तब तब पास हुआ हूं। ठीक है, और बेटा ये होता है, तो पूरी कोशिश आपकी रहेगी टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है। ठीक है, बहुत स्पीड अच्छी बनानी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, और 100 मार्क्स का पेपर करना है आपको किसी भी हाल में। ठीक है, और एक चीज और, लैंग्वेज पे फोकस आपको करना है, लैंग्वेज शुड बी लीगल। ऐसा नहीं है कि आपको बेयर एक्ट पूरा कॉपी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, वो कोई नहीं कर सकता। आप मुझे ही बोलोगे कि सर पूरा बेयर एक्ट के पूरा सेक्शन लिखा हो, मैं भी नहीं लिख सकता। क्लियर है, आप भी नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है, कुछ अपनी लैंग्वेज, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, और कुछ आपके लीगल वर्ड्स, लीगल लैंग्वेज जो आपने पढ़ी, उनको मर्ज करके, उनको मिक्स करके अच्छे से लिखिए आप। ठीक है, सो दैट सामने वाले को समझ आ जाए, ये फील हो जाए उसको कि हाँ भाई ये लॉ का स्टूडेंट है, इसको लॉ अच्छे से आता है। दैट्स इट। क्लियर है, आपको रट के वहां पे नहीं लिखना, रट के आप नहीं लिख सकते, इसको आप भूल जाइए। ठीक है ना, लैंग्वेज आप सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में बाय यूजिंग सम ऑफ द लीगल टर्मिनोलॉजीज, लीगल वर्ड्स, लीगल लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हो। क्लियर है, आता है समझ। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप कंटिन्यू करिए वीडियो स्टडीज, एकदम जल्दी से एकदम करिए, और जल्दी जल्दी से एग्जाम्स दीजिए। ठीक है, और पास होइए, देन वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। चलिए बाय बाय, और ध्यान रखिएगा, और स्टे काम एंड कूल एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सब अपना, बाय बाय।